तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। टाइटल देख करके तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मराठा साम्राज्य आधुनिक भारत के इतिहास की जब आप बात करेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट और अंग्रेजों के बीच को जोड़ने का जो काम है वो मराठा के थ्रू होगा। और मराठे उत्तर काल में आकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, एक बात हम ये भी कह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनको मराठों के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। इसमें दो युग हैं। पहले मराठा संस्थापक महाराज शिवाजी के बारे में हम देखेंगे। महाराज शिवाजी के बारे में एक विस्तार पूर्वक उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उनका जन्म, फिर उनका कैसे राज्याभिषेक हुआ, फिर कैसे कैसे वो बढ़े, उनकी प्रशासन पद्धति क्या थी। फिर एक दूसरा ही काल आएगा जिसमें पेशवाओं का काल हम कहते हैं। फिर बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव के बाद में बाकी सारे लोगों के बारे में एक दूसरा सेशन आता है। फिर एक वो जब पेशवा ही सर्वे सर्वा बन जाता है वो, फिर एक तीसरा फेज आता है। उसके बीच में एक छोटा सा फेज है जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, मराठे कमजोर पड़ते हैं। फिर एक चौथा फेज उसमें है जिसमें आंग्ल मराठा संघर्ष होता है, अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष होता है। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, और फिर वो कहानी वहां तक जाकर के पहुंचती है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मराठा पूरा का पूरा साम्राज्य का, वो तीन सिचुएशंस में है। जिसमें पहला है महाराजाओं का काल, दूसरा है पेशवाओं का काल, और तीसरा काल है जिसमें आंग्ल मराठा संघर्ष आता है। अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो जो 17th सेंचुरी रही है हमारी, इसमें मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ, उसमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रही है, किरण पब्लिकेशन कह रहा है कि जब मुगल काल का अंत हुआ, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जफर, ये पूरा जब क्रम गिर रहा था, तो उधर जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह तक की बात अगर करेंगे आप, उस दौरान में मोहम्मद शाह के समय तक मराठे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। मोहम्मद शाह के समय में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। यहाँ तक आप ये भी देखोगे कि जब बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को बुला लेते हैं इलाहाबाद, तो यहाँ से वापस ले जाकर के इनको गद्दी पर जो स्थापित करने का काम है वो भी मराठे करेंगे लेटर काल में, आप देखोगे आगे आकर के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आरंभिक इतिहासकारों के अनुसार मराठों के उत्कर्ष में उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के परिणाम स्वरूप हिंदू जागरण, मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन आदि महत्वपूर्ण कारक थे। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि मराठों का उदय कैसे हुआ और वो इतना शक्तिशाली कैसे हुए। तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए। एक तो जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति रही, इसकी वजह से भी मराठों में जागरूकता आई, एक उनके दिमाग में उपजा थोड़ा सा एक दाई। दूसरा जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, जिस रीजन में मराठों का उदय हुआ, उस रीजन की जो भौगोलिक सिचुएशन थी वो बहुत उनके काम आई। छापामार युद्ध पद्धति में भी उनका बहुत इनको काम फायदा मिला। इसके अलावा जो मराठा संत कवियों ने धार्मिक जागरण किया, उसके थ्रू भी बहुत ज्यादा जो एक कहे रिफॉर्म आया दिमाग में। डफ ग्रांट के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के बाद हुआ। इन्होंने कहा कि जैसे अचानक से कहीं पर आग लग जाती है, वैसे अचानक से मराठों का जो उदय है वो हुआ। काफी हद तक अगर आप देखोगे तो जैसे इनका जिस रफ्तार से ये बढ़ते हैं आगे, तो आप वाकई में कहोगे कि हाँ, ऐसा तो कोई कारण नहीं था कि इतना तेजी से कोई साम्राज्य बढ़ करके आ जाए, इतना पावरफुल हो जाए। जिस तरीके से इनका उदय हुआ, तो कहीं ना कहीं ग्रांड डफ का कथन अपनी जगह पे फिट बैठता है। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष था, तो बहुत बहुत ज्यादा कहे कि बिल्कुल जैसे कि किस्मत का लक वाला नहीं था, मेहनत तो बहुत थी पीछे, लेकिन फिर भी इतना तेजी से बढ़ी कि आकस्मिक अग्निकांड की भांति आपको नजर आएंगे। मराठों के मूल प्रदेश
पश्चिमी महाराष्ट्र का जो रीजन है कोंकण प्राय मुस्लिम राजनीतिक प्रभाव से जो मुक्त रहा है, बीजापुर, गोलाकुंडा जहां पर बहमनी सुल्तानों का नाम मात्र था। कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो इसमें जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, यानी कि वही तटीय इलाके के आसपास में जुड़ा हुआ, उधर पे नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ तो बीजापुर, गोलाकुंडा, उस रीजन में ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ में यहाँ पे इनका स्टार्ट में जो उदय है वो होता, बाद में तो फिर पूरा एकदम मिडिल इंडिया को वहां पर दिल्ली तक, इधर बंगाल तक और इधर नीचे आपका हैदराबाद तक पूरा टच करेंगे। ये सब जगह पे उनको वसूल करने का अधिकार मिलेगा। शिवाजी के उदय के पूर्व भी मराठों को प्रशासनिक और सैनिक क्षेत्रों में विशेष स्थान प्राप्त था। बहुत से मराठा सिपाही सालार और मनसबदार के रूप में बहमनी राज्य और उनके उत्तराधिकारी बीजापुर और अहमदनगर राज्य में नौकरी करते थे। तो मराठे पहले से थे, सेना में थे, यूनाइटेड थे, काम कर रहे थे, बस दूसरे के अंडर में काम कर रहे थे। सिपाही सालार के रूप में काम कर रहे थे, मनसबदार के रूप में काम कर रहे थे, बीजापुर गोलाकुंडा में कर रहे थे, बहमनी साम्राज्य में कर रहे थे। तो ये काम अहमदनगर में कर रहे थे, ये नौकरियां वहां पर ये लोग कर रहे थे। अहमदनगर के मलिक अंबर ने मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। युद्ध और प्रशासन दोनों में सर्वोत्तम प्रतिभा और सहयोग का उसने उपयोग किया। जो अहमदनगर का मलिक अंबर था उसने मराठों का अच्छा उपयोग किया, लेकिन फिर मराठा पटल पर वेस्टर्न महाराष्ट्र में उदय होता है एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जो नींव डालता है मराठा साम्राज्य की, और उसका नाम होता है शिवाजी महाराज। 1627 से लेकर के 1680 तक इनका जीवन काल रहा है। 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेर के एक दुर्ग में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। फादर का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई, आप सभी लोग जानते होंगे। इनके व्यक्तित्व पर इनका जो सर्वाधिक प्रभाव था वो इनकी माता जी जीजाबाई का था। इनके संरक्षक और शिक्षक थे दादा कोंडदेव, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था समर्थ रामदास। ठीक है, तो दादा कोंडदेव इनके संरक्षक और शिक्षक थे, टीचर थे, लेकिन जो इनके गुरु थे वो थे, इनका नाम था समर्थ रामदास। 1637 में शाहजी भोसले ने अपने पुत्र शिवाजी तथा पत्नी जीजाबाई सहित पूना की अपनी पैतृक जागीर की देखभाल का दायित्व बीजापुर के एक पूर्व अधिकारी और अपने विश्वास पात्र मित्र दादा कोंडदेव को सौंपकर ये कर्नाटक चले गए। आरंभ में शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही को अंगीकार किया और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया और हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। तो हिंदू पद पादशाही का प्रचलन किसने किया? शिवाजी महाराज ने। हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि किसने धारण करी? तो शिवाजी महाराज ने धारण करी, क्योंकि ये समझ गए थे कि क्या तरीका हो सकता है अपने साम्राज्य को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने का। शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना थी, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनैतिक था। ठीक है, तो उनके अंदर हिंदू धर्म रक्षा की भावना थी, ऐसा नहीं था कि वो एकदम फरेबी वाला आजकल के पॉलिटिकल वैसा चल रहा था, लेकिन फिर भी उनका जो उद्देश्य था वो था इसका पॉलिटिकली उपयोग करना, राजनीतिक रूप से जो है यूनाइट करने के लिए उन्होंने जो हिंदू धर्म रक्षा की उनकी भावना थी उसको उन्होंने इसके रूप में कन्वर्ट करके यूज किया ताकि इससे कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट मिल सके। तो इनका मुख्य उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। सबसे पहले 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया है। पूछा जाता है कई बार कि शिवाजी ने सबसे पहले किस किले पर अधिकार किया, तो सिंहगढ़ का किला जीता था 1643 में। फिर उसके 3 साल बाद 1646 में उन्होंने तोरण का किला जीता। तो दोनों याद रखना है, 1643 में पहले सिंहगढ़ जीता है, फिर 1646 में तोरण का किला जीता है। तो 1643 और 1646 से दो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जब इन्होंने सिंहगढ़ और तोरण क्रमशः जीत लिए, विजित किए, अधिकार किया इन पर। फिर 1656 आने तक शिवाजी महाराज ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सूपा, तिकोना, लोहगढ़ ऐसे तमाम सारे किले थे जिन पर इन्होंने अधिकार किया। तो सिंहगढ़ और तोरण से शुरुआत हुई, फिर बहुत सारे किले इसमें जुड़ते चले गए। चाकन जुड़ गया, पुरंदर जुड़ गया, बारामती जुड़ गया, सूपा जुड़ गया, तिकोना जुड़ गया, लोहगढ़ जुड़ गया, ये तमाम सारे पर भी इन्होंने बाद में अधिकार अपना स्थापित कर लिया। 1656 में शिवाजी की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट विजय थी वो विजय थी जावली की। जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था
अप्रैल 1656 में उन्होंने रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। कब कब्जा किया, ये भी इन्होंने 1656 में ही किया। 1656 में इन्होंने जावली जीता और फिर रायगढ़ पर भी इन्होंने क्या किया, कब्जा जो है वो कर लिया। आप देखोगे लेटर में ये राजधानी भी बनेगी मराठों की। 1657 में शिवाजी की पहली बार जब मुगलों से इनका मुकाबला हुआ तो वो बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े। इस समय शिवाजी ने जुन्नार को लूटा। कुछ समय तक मुगलों के उत्तराधिकार का युद्ध का लाभ उठाकर इन्होंने कोंकण पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो ये लड़ रहे थे किसकी तरफ से, ये यहां पर लड़ रहे थे बीजापुर की तरफ से। लड़ किससे रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे। उनसे तो लड़ ही रहे थे, मौका मिल गया तो बोले ऐसा करो कोंकण को भी हिलाओ, इधर कब्जा लो इसको। तो इन्होंने कोंकण को भी उसी ड्यूरेशन में, ये जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, सक्सेशन वार चल रहा था, यहाँ पे आप जब देखोगे मुगल अंपायर में सक्सेशन वार जब चल रहे थे, इन्होंने फायदा उठाया। तो इन्होंने क्या किया, उसी ड्यूरेशन में अपना ये धीरे से इसको यहाँ पर जीत लिया 1657 में। इसके बाद में शिवाजी ने इस विस्तारवादी नीति से, शिवाजी की इस विस्तारवादी नीति से जो बीजापुर के शासक थे वो सशंकित हो गए। उन्होंने शिवाजी को की शक्ति को दबाने के लिए और कैद करने के लिए 1659 में अपने योग्य सरदार अफजल खान के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी। दोस्तों क्या हुआ, जब शिवाजी महाराज काफी जीत ले गए और काफी संगठित हो गए ये, तो बीजापुर का शासक, अभी तक तो बढ़िया मीठा चल रहा था, दोस्ती थी, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक उनके लिए लड़ रहे थे। अब इसको डर लगने लगा कि मैंने तो सांप बुलाया दुश्मन खाने को, अब मुझे ही ना खा जाए। तो ऐसा करके उसको जब डर लगने लगा कि मेरे अब तो ये दांव मेरा उल्टा पड़ जाएगा, ऐसा ना हो कहीं ये मेरे पे आक्रमण करके बीजापुर पे कब्जा कर ले, तो इसने क्या किया कि 1659 में 1659 में एक सैन्य टुकड़ी भेजी। अपना एक उसका बहुत योग्य सरदार था अफजल खान, उसके नेतृत्व में एक योग्य टुकड़ी भेजी कि जाओ और शिवाजी को खत्म कर दो, पानी सर से ऊपर जो है वो जा रहा है। ब्राह्मण दूत कृष्णजी भास्कर ने अफजल खान का वास्तविक उद्देश्य शिवाजी को बता दिया। शिवाजी महाराज कोई वो तो थे नहीं कि हल्के में उनको ले लो, हल्के में लेने वाला नहीं था वो बंदा। उसको पता चल गया, उनको पता चल गया, उनको पता क्या चल गया, वो बहुत बहुत वाइज एक सेनापति आप कह सकते हो, एक राजा कह सकते हो। उनकी पॉलिसी इतनी जबरदस्त थी, गुप्तचर प्रणाली उनकी इतनी जबरदस्त थी, इतने समझदार और इतने बहुत ज्यादा ही, मतलब एक तरीके से कहे तो योग्य शासक थे। ऐसा नहीं था कि नॉर्मल व्यक्ति थे या ऐसे हवा हवाई में चल रहा था, सब कुछ योग्य थे। तो उनको उनका गुप्तचर ऐसा था, उनको आकर के पता चल गया कि अफजल भाई साहब आ रहे हैं 59 में, तो भेजे बीजापुर वाले दद्दू। ठीक है बोले आने दो। तो जब शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई है प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक एक स्थान पर, प्रतापगढ़ के साउथ में एक पार नामक जगह थी, वहां पे ये मिले। 2 नवंबर 1659 को शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। 2 नवंबर 1659 को इन्होंने क्या किया कि अफजल खान का काम जो है वो खत्म कर दिया, मार दिया उसको। 1660 में मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। अब बीजापुर वाले तो कुछ नहीं कर पाए, अब औरंगजेब का दिमाग ठनका। आफ्टर 1 ईयर 1660 में देखो 1643 आया, फिर 1646 आया, फिर उसके बाद में 1657 आया, फिर 1659 आया, 1660, ऐसे ऑर्डर से ईयर याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। फिर 1660 में औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब ने कहा कि शाइस्ता खां को बोला कि अब तुम जाओ, अफजल खान तो कुछ नहीं कर पाए, अब तुम जाओ और जा करके मैं तुमको गवर्नर वहां पे बना रहा हूं, और गवर्नर बन करके तुम जाओ, तुम पहले पूरा वहां पे स्थिति को देखो, जांचो परखो, देन उसके बाद डिसाइड करो और शिवाजी को काम खत्म करो। अब ये तो मेरे तक पहुंच रहे हैं, उधर तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा उनका, मुगल तक पहुंच रहे हैं, हमारी सत्ता दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, इनका कुछ करो जा करके। शाइस्ता खां जी चले 1660 में। इन्होंने कहा कि बीजापुर राज्य से मिलेंगे हम, क्योंकि बीजापुर ने भेजा था, अफजल खान को मार नहीं पाए, तो हम जाएंगे। शाइस्ता खान ने सोचा बीजापुर के शासक से मिलेंगे, हम मिल करके कोई योजना बनाएंगे, आप तो कुछ कर नहीं पाए हमारी, लेकिन हेल्प करो, तो मैं अटेम्प्ट करता हूं कि शिवाजी को खत्म करते हैं। बट 15 अप्रैल 1663, 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज रात में चुपके से पूना में प्रवेश करे और शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां इस अचानक आक्रमण से घबराकर भागा। इस आक्रमण के कारण मुगल सेना को काफी क्षति पहुंची और शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई।
अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा बीजापुर में, उससे मिलूंगा और मिल करके सब चीजें जो है वो अपना करूंगा और मार दूंगा शाइस्ता खान ने सोचा। औरंगजेब ने भेजा 1660 में। बट 15 ऑफ द अप्रैल 1660, 15 अप्रैल 1660 को शिवाजी महाराज ने कहा कि मुझे मारने के लिए तुम आए हो, इतना दूर सफर करके आए हो, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं आता हूं तुम्हारे पास, बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूं। टाइम नहीं बताया उन्होंने मैं कब आऊंगा, और वो रात में पहुंच गए। अब चुपचाप पूना के महल में प्रवेश किया। देखो लिखा तो बड़ी एक लाइन में है कि चुपचाप पूना के महल में प्रवेश किया, बट सोचो एक महल के अंदर में ऐसे चुपचाप कैसे प्रवेश कर गए? शाइस्ता खां आया हुआ है, लेटा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं होगी। तो लुक एट द प्लानिंग, कि इनके पास कितनी प्लानिंग थी, इनके पास कितना ज्यादा बैकअप प्लान्स थे, इनके पास कितना ज्यादा इनका जो इंटेलिजेंस था वो कितना अच्छा था, इनका खुफिया तंत्र कितना अच्छा था, और इनके पास में जो सैनिक थे और इनके जो सरदार थे वो कितने पावरफुल थे, कितने ज्यादा एक्टिव थे कि इतने लोगों को वो हटाते हुए पूरे रास्ते से शाइस्ता खां के पास पहुंच गए। अब जब अचानक से शाइस्ता खां को पता चला कि मतलब शिवाजी को मारने आया, सपना देख रहा था शिवाजी को मारूंगा, जागा तो सामने महाराज जी खड़े हुए हैं। अब भागा ये जल्दी से, अपना कपड़ा वपड़ा भी नहीं पहन पाया, चप्पल भी वही छूट गया, भागा, ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे बोल रहा हूं। तो वो भागा फिर, लेकिन उससे इन्होंने महाराज सेना का बहुत नुकसान किया। जो मुगल सेना आई थी उसके साथ में टुकड़ी पूरी फौज आई थी गवर्नर के साथ में, उसका बहुत नुकसान किया इन्होंने पुणे के महल में। इससे मुगलों को तो जो हुआ सो हुआ, उनको वो तो अलग एक इम्पैक्ट है, लेकिन इससे शिवाजी के जो उनका महाराज का जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो हिंदुओं में बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब उन्होंने मुगलों की सेना पे आक्रमण कर दिया तब लोगों ने माना कि नहीं, बंदे में बात तो है भाई, करेज तो है इसके अंदर, साहस तो कूट कूट के मारा, घुस के मारा मुगलों को, जो इतनी तूती बोल रही है जिनकी, उनके घर में घुस के मारा वाली सिचुएशन हो गई। देन प्रतिष्ठा शिवाजी महाराज की बहुत बढ़ गई। उसके बाद में भी खास बात ये हुई कि 1664 में आफ्टर 1 ईयर 1664 में इन्होंने सूरत पर धावा बोला, और मुगलों का एक महत्वपूर्ण किला था जो सूरत, उसको इन्होंने 4 दिन लूटा लगातार। औरंगजेब ने शाइस्ता खां के असफल होने पर शिवाजी को कुचलने के लिए आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भेजा। देखो शिवाजी भी, सॉरी, औरंगजेब भी कम कुटिल नहीं था। जब शाइस्ता खां कुछ नहीं कर पाया, पहले तो अफजल खान बीजापुर से आए, कुछ नहीं हुआ, औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता बाबू को, कुछ नहीं कर पाया, शिवाजी को पहले पता चल गया, उनकी भी वाट लगाई। तब उसने कहा अब एक हिंदू के खिलाफ हिंदू को खड़ा करो, राजपूत को खड़ा, मतलब वो तो अलग हो गया कैटेगरी में, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि एक कौम को एक कौम के खिलाफ खड़ा करो, एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा करो। उसने बोला अब मैं किसी मुसलमान को नहीं भेजूंगा, अब किसको भेजूंगा? आमेर के राजा जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं, इनको साउथ उसने भेज दिया कि आप जाओ। वो बहुत कूटनीतिज्ञ था, उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना जरूरी है। अतः पुरंदर के किले में मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से पुरंदर की संधि कर ली। जब जयसिंह आया वहां से लड़ने के लिए, फाइट हुई, तो फाइट के बाद में मुगलों ने जो है पुरंदर का किला जीत भी लिया वापस से, रायगढ़ की घेराबंदी भी कर ली, कैपिटल हुआ करती थी शिवाजी के, रायगढ़ की घेराबंदी कर ली, उसका किला जीत लिया। इसके बावजूद भी उसने पुरंदर की संधि कर ली शिवाजी महाराज से, क्योंकि इसके दिमाग में यह प्लान आया कि शिवाजी महाराज से मदद लेता हूं और बीजापुर को मैं जीत लेता हूं, मराठों का तो किनारे करो, इनका तो जो है सो वही है, बीजापुर पे डायरेक्ट हम लोग हमला करते, बीजापुर को जीते। तो 1665 को, जून ऑफ द 1665 में पुरंदर की संधि हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि पूछा जाता है, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, और ये आमेर के राजा थे, मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के राजा थे, लेकिन ये यहाँ पर इनको भेजा हुआ था औरंगजेब ने। इसमें शिवाजी को 4 लाख हूण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को देने पड़े। अब इनके पास सिर्फ 12 किले बचे, 23 किले मुगलों को देना पड़ गया। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंच हजारी एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। औरंगजेब ने इस संधि को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमान और खिलात भेंट की। मैटर टर्म्स थोड़े थोड़े सेट हो गए। यह संधि राजा जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी। वह न केवल शक्तिशाली शत्रु पर काबू पाने में सफल रहे, अपितु बीजापुर राज्य के विरुद्ध उसका सहयोग भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि जानते थे शिवाजी से मिल करके बीजापुर तो जीत सकते हैं, लेकिन एक तो बीजापुर से मिल करके शिवाजी को नहीं जीत सकते, अकेले तो हमारी हिम्मत ही नहीं है। हालांकि ये डोमिनेटिंग सिचुएशन में जरूर थे,
मिर्जा राजा जयसिंह जी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि शिवाजी को खत्म कर ले जाते, इन्होंने सोचा संधि कर लेते। हालांकि इससे शिवाजी का थोड़ा नुकसान हुआ और मिर्जा राजा जयसिंह की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बड़ा कूटनीतिक काम किया था इन्होंने। खैर कुल मिलाकर के कुछ वक्त के लिए शिवाजी और औरंगजेब के बीच में एक समझौता जैसा हो गया, संधि तो इसको क्या ही कहेंगे, समझौता हो गया। पुरंदर के ये जो संधि है, समझौता है, ये हो जाता है। अब क्या होता है, 1666 में शिवाजी जयसिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने दरबार में गए। हालांकि कुटिलता चल रही थी, शिवाजी को मारने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जयसिंह ने कहा कि आप आओ, मैं गारंटी लेता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी क्या हुआ, 1665 में जब औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी महाराज गए तो वहां पे उनको उतना उचित सम्मान नहीं मिला, अच्छा सम्मान उसने नहीं किया औरंगजेब ने। जब ये चीज नहीं कही तो ये गुस्से में दरबार से उठ करके वहां से चले आए। लेकिन औरंगजेब ने उनको क्या किया कि उसने अपनी जात दिखा दी, औकात दिखा दी। उसने जो है क्या किया कि औरंगजेब को उसने उनको कैद कर लिया और जयपुर के भवन आगरा में रखा। फिर जयपुर भवन जो था आगरा में, उसमें वहां पे उनको उठा करके रखा। लेकिन महाराज जी तो महाराज जी, दिमाग लगाया, फलों की टोकरी में बैठ के बंदा एक दिन खुद ही निकल गया, फरारी ने मार गया। तो चतुराई से शिवाजी महाराज आगरे की कैद से निकल भागे। कैद किया था लेकिन निकल भागे यहां से। कुछ दिन के बाद शिवाजी ने औरंगजेब के पास पत्र भेजा कि यदि वह उसे क्षमा कर दे तो वह अपने पुत्र संभाजी को युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज सकता है। ठीक है, शिवाजी ने औरंगजेब के पत्र भेजा कि यदि वह उसे क्षमा कर दे तो वह अपने पुत्र संभाजी को युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज सकता है। औरंगजेब ने शिवाजी के इस समझौते को स्वीकार कर लिया, शिवाजी को राजा की उपाधि दी और उसके पुत्र संभाजी को बरार में एक मनसब और जागीर दे दी। शिवाजी फिर कूटनीति खेल ले गए, इनको भी अच्छा मिल गया और इनके बेटे को भी मिल गया संभाजी को। 1670 में शिवाजी ने मुगलों से पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। ये इन्होंने क्यों किया था, बैकअप के लिए, ताकि मैं इधर बैकअप बना सकूं। बैकअप जैसे ही बना 1670 में फिर वापस से शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया। पुरंदर की संधि में खोए हुए अपने किलों को फिर से जीत लिया। 27 किले दिया था ना, 18 बचे थे, 27 किले जो उनके पास में उनको वापस चले गए थे इनके वहां से, और सॉरी 23 किले जो चले गए थे, 12 बचे थे, वो किले वापस अपने इन्होंने जीत लिए पहले तो। फिर 1670 में तीव्र गति से आक्रमण किया और उसने मुगलों से चौथ की मांग की, बेटा कर अब दो कर तुमको। तो चौथ की मांग मुगलों से उन्होंने की 1670 में। 14 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। देखो बंदा कहां से स्टेब्लिश कर रहा था, 1643 से, लेकिन राजा करके कब बनता है तो 1674 में बनता है। 1643 में पहला किला जीता था इन्होंने सिंहगढ़ का, और राजा कब बने हैं तो 1674 में आकर के राजा बने। यहां पर इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया है इतने सालों बाद में, काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगाधर भट्ट से। और इसके बाद में तब इन्होंने जाकर के 1674 में आकर के तब इन्होंने छत्रपति की जो उपाधि है उसको धारण किया हुआ था। शिवाजी का जो लास्ट इंपॉर्टेंट अभियान रहा वो था कर्नाटक का अभियान, जो उन्होंने 1677 में किया। इसके बाद इसका उद्देश्य था कि बीजापुर के आदिल शाही राज्य पर अधिकार करें। गोलाकुंडा के दो ब्राह्मण मंत्रियों मदन्ना और अखन्ना के माध्यम से गोलाकुंडा के सुल्तान से इन्होंने गुप्त संधि भी करी। इस अभियान में शिवाजी ने जिंजी, मदुरई, बेलूर, कर्नाटक, तमिलनाडु के लगभग 100 किलों को जीता। जिंजी को उन्होंने अपने इस दक्षिण भाग की राजधानी बनाया। कभी आपसे ये पूछ लिया जाए शिवाजी ने अपने दक्षिण भाग की राजधानी कैसे बनाया था, तो वो इन्होंने जिंजी को बनाया था। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति अबिसिनियाई सीदियों से भी हुआ। सीदियों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने नौसेना का निर्माण किया, परंतु वह पुर्तगालियों से गोवा और सीदियों से चौल और जंजीरा नहीं छीन सके। लेकिन शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण किया था, क्योंकि वो अपना समुद्री क्षेत्र पे भी कुछ अधिकार करना चाहते थे। सीधी पहले अहमदनगर के आधिपत्य में माने जाते थे, परंतु 1636 के बाद वो बीजापुर की अधीनता में फिर आ गए। शिवाजी के लिए जंजीरा को जीतना अपने कोंकण प्रदेश की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था। 1669 में शिवाजी ने दरिया सारंग के नेतृत्व में जल बेड़े को जंजीरा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कभी कभी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दरिया सारंग किसके लिए काम करते थे, तो शिवाजी महाराज के लिए काम करते थे। इन्हीं के नेतृत्व में उसने अपने जल बेड़ों को भेजा, क्योंकि जंजीरा को जीतना जरूरी था अपने कोंकण प्रदेश की रक्षा के लिए, अदरवाइज वो बॉर्डर जो था उधर का बड़ा इनसिक्योर था। फिर शिवाजी ने एक बार बीजापुर को मुगलों के विरुद्ध फिर सहायता करी, और फिर 12 अप्रैल 1680 में इनकी डेथ हो गई। जदुनाथ सरकार ने कहा है कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति
और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। ये बात जदुनाथ सरकार ने कही हुई, जो बात कहीं से भी किसी प्रकार से गलत नहीं है। बात करें अगर आप शिवाजी के प्रशासन के बारे में, तो राजा या छत्रपति हुआ करता था। इनका जो शासन का वास्तविक जो संचालन करते थे, वो जो अष्ट प्रधान होते थे, वो 8 मंत्री हुआ करते थे। ये करते थे, इनका काम राजा को जो है परामर्श देना होता था। इनको मंत्रिमंडल नहीं कह सकते, लेकिन ये परामर्श देते थे। अष्ट प्रधान जो थे वो शिवाजी महाराज के यहाँ पर हुआ करते थे। पेशवा होता था जो प्रधानमंत्री के रूप में काम करता था, हालांकि तब पेशवा इतना पावरफुल नहीं था, छत्रपति ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। आमात्य होता था, यह जिसको मजमुआदार कहा जाता था, ये वित्त मंत्री होता था। वाकिया नवीस होता था, इसको गृह मंत्री आप कह सकते हो। इसी तरह से और भी कुछ होते थे जो उनके उसमें काम करते थे। आर्मी की बात करोगे तो बरगीर होते थे। जो घुड़सवार सेना थी वो 2 हिस्सों में थी, एक थी बरगीर, दूसरा था सिलेदार। बरगीर वे सैनिक होते थे जिनको घोड़े और शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे। सिलेदार वो होते थे जिनके पास में अपना खुद का अस्त्र, अपना खुद का घोड़ा होता था। तो घुड़सवार सैनिक सेना 2 प्रकार की थी, बरगीर और सिलेदार। बरगीर में राजा के आर्मी होती थी, सिलेदार में वो प्राइवेट आर्मी होती, मतलब खुद जो लोग सैनिक के तौर से रहते थे। फिर आता था 25-25 अश्वरोहियों की टुकड़ी होती थी। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, 25 घुड़सवारों पर 1 हवलदार हुआ करता था, 5 हवलदारों पर 1 जुमलादार हुआ करता था, 10 जुमलादार पर 1 हजारी हुआ करता था, और 5 हजारी पर जो है 1 पंच हजारी हुआ करता था। ये पूरा हेराडिटी थी आर्मी की इनके, ठीक है। इसके बाद में पंच हजारी एक सर ए नौबत के अधीन होते थे, जो पूरी घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। तो सर ए नौबत याद रखना, ये पूरी घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था, तो वो सर ए नौबत जो है वो यहाँ पर हुआ करता था। इनके किले में 3 प्रकार के अधिकारी थे, हवलदार, सर ए नौबत, सबनीस हवलदार, ठीक है। ये जो इसका पूरी हेराडिटी थी। दरिया सारंग एक मुसलमान था और दूसरी एक नायक थे। इनके नेतृत्व में इनकी जो नेवल आर्मी थी वो काम करती थी। तो दरिया सारंग का नाम याद रखना, ये लोग मुसलमान थे। और दूसरी थी जो नायक के नेतृत्व में रहती थी, ये हिंदू थे। इन दोनों, एक मुसलमान एक हिंदू के अधीन में इन्होंने अपना नेवल आर्मी रखी हुई थी। मावाली के सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। कभी ये पूछा जाए शिवाजी के अंगरक्षक कहाँ के सैनिक थे, तो वो मावाली के थे। मावाली एक पहाड़ी लड़ाकू प्रजाति होती है। पागा घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था जिसको पागा कहा जाता था। शिवाजी का प्रशासन की बात करोगे तो अहमदनगर में जो मलिक अंबर ने अपनाया था रैयतवाड़ी प्रथा, वही रैयतवाड़ी प्रथा शिवाजी ने भी अपनाई थी। बाद में हालांकि इन्होंने कुछ चेंजेस इसमें जरूर किया। और इसके अलावा इन्होंने जो कर है वो भी कर लिया। तर्फ का प्रधान करकून था, प्रांत का अधिकारी सूबेदार कहलाता था। भूमि की पैमाइश के लिए काठी या जरीब का उपयोग जो है वो किया जाता था। इन्होंने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकबी ऋण दिया। बेकार भूमि पर खेती के लिए कोई कर नहीं लेते थे। तकबी ऋण का संबंध किससे, तो वो भी इनसे है। इसके अलावा चौथ और सरदेश मुखी, तो मराठा करों में 2 कर बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक था चौथ, दूसरा था सरदेश मुखी। चौथ जो होता था वो सैन्य कर होता था, जो तीसरी शक्ति अगर आक्रमण करेगी हम रक्षा करेंगे, इसके लिए चौथ वो वसूलते थे। और जो क्षेत्र जीत लेते थे उनसे भी चौथ वसूला करते थे। सरदेश मुखी भी एक कर हुआ करता था इन लोगों का। चौथ 1/4 हुआ करता था, सरदेश मुखी 1/10 हुआ करता था, ठीक है। तो सरदेश मुखी जो था ये एक एक्स्ट्रा कर हुआ करता था 1/10, और चौथ 1/4 हुआ करता था, इसीलिए उसको चौथ कहा जाता था, ठीक है। तो न्याय प्रशासन था, इसमें जो गांव के आपराधिक मामले हैं उनको पटेल किया करता था। अंतिम अदालत जो है वो हाजिर मलजस थी, जो संभवतः शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद में समाप्त हो जाती है। फिर इनका बेटा संभाजी आता है, फिर राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय, या फिर ताराबाई कह सकते हो, फिर साहू के बाद में पेशवाओं का काल शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले पेशवा फिर बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव की बात आती है। बाजीराव के दौरान के बाद में ही फिर पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। फिर माधवराव प्रथम आता है, फिर माधवराव नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय आता है। फिर बाजीराव द्वितीय के बाद में आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू होता है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 75 से 82 में। फिर इसके बाद में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1806 में। फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 में। और यहीं से फिर रानी झिंदन जो होती हैं, फिर इसी के बाद में जो बाजीराव होते हैं ये पूना प्रदेश को क्या करते हैं, इनसे ले करके इसको यहाँ पर अंग्रेजी राज्य में क्या किया जाता है, विलय जो है वो कर लिया जाता है। और यहीं से सारी जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती है। भाई केंद्रीय प्रशासन की बात आती है, प्रांतीय जिला प्रशासन की बात आती है, फिर न्याय प्रणाली और आय के स्रोत की इनकी चर्चा होगी।
फिर मराठों की तमाम सारी संधियां हैं, जैसे पुरंदर संधि, सूरत की संधि, टंकपुर की संधि, संगोला की संधि, झलकी की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सलबाई की संधि, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, राजपुर की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे आने वाले दिनों में, इन पर भी हमारी चर्चा चलती रहेगी। तो मराठों को खुद से पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।